बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और उसमें जो पहला वॉइस ओवर था वो था, ये किन्नरों की दुनिया है, ऐसे इंसानों की दुनिया जो अधूरे एहसास का गम लिए सारी जिंदगी नाचने गाने को मजबूर है। ये जमात है ऐसे इंसानों की जो पेट की खातिर हर दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिले जिसके बाद में शायद अगर दोबारा अगर कोई फिल्म बनेगी या हम बनाएंगे तो ये वॉइस ओवर हमें बदलना पड़ेगा। हमारे साथ हैं दीपिका जी, जिन्होंने ट्रांसजेंडर की विषयों को लेकर या इस कम्युनिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो विषय है ट्रांसजेंडर या इससे संबंधित जो विषय हैं, सबसे पहले तो जो भ्रांति रही है वो ये रही है कि हम ट्रांसजेंडर किसे कहेंगे, किन्नर किसे कहेंगे, हिजड़े की एक आइडेंटिटी है या इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो समझ सकेंगे इनके डिफरेंस को। सो देखिए, जो ये जो शब्द हैं, शब्दावली जो है, शब्दावली अब समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, बदलाव आते रहते हैं। सो अगर मैं बदलाव की बात करूँ, पुराने शब्दों से इस्तेमाल करेंगे तो यूनक नाम से एक शब्द होता था जिसके साथ इस कम्युनिटी को जोड़ा जाता था, ठीक है। तो उसमें बदलाव आते आते फिर नए शब्दों को ढूंढा गया, जैसे पाकिस्तान के तरह से उठाएं वहाँ से तो ख्वाजा सिरा करके जो है एक नाम दिया गया, ठीक है। आज भी बहुत लोग इस शब्द को, उस नाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ भी ये बदलाव और परिवर्तित आए कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि ट्रांसजेंडर इज अ ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखता है। मगर अगर उसको ट्रांसजेंडर व्यक्ति बोलेंगे तब तो पता चल रहा है ना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ठीक है। तो अब उसमें जब आप बोल रहे हैं कि किन्नर, तो किन्नर एक पुराना शब्द है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, उस शब्द का संधि विच्छेद जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है किन्नर, तो जो नर जो शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई, पुराने जो बुजुर्ग समाज में जो हैं हमारे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने बोला कि भाई हमको तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें नर शब्द आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा डिफाइन करता है, डेफिनेशन दिखाता है कि एक नर तत्व का व्यक्ति है और इसने अपने आप को परिवर्तित किया या कुछ भी तो है करके ना, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक शब्द आया हिज्र। सो हिज्र शब्द उर्दू का शब्द है। अब हिज्र मतलब वो अकेलापन, तो उस अकेलेपन की तरफ ये बढ़ते हैं जब परिवार छूटता है, समाज छूटता है, कोई अपनाता नहीं है, समझता नहीं है। सब लोग देखते हैं कि भाई अकेला है ये व्यक्ति, समाज अपना नहीं रहा है, परिवार अपना नहीं रहा है, सोसाइटी नहीं देखती है, स्कूल, एजुकेशन, पढ़ाई, नौकरी, किसी भी तरफ कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और उसके ऊपर से पार्टनर, रिलेशनशिप्स, ये सब, और मैरिज, शादी, इन सब के भी राइट्स नहीं है। तो जब ये सब उसको दिख रहा था तो ऐसी ही जिंदगी उनकी भी है, तो अब वहाँ पर अकेलापन तो है ही ना, तो वो हिज्र शब्द से हिजड़ा शब्द निकल के आया, तो इन्होंने अपने आप को हिजरा करके आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो ये हिजरा शब्द आया। अब वो हिजरा जो है वो एक प्रथा है, एक रस्म है। अब वो कैसे होता है, भाई एक व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर समाज का है, वो व्यक्ति हिजरा तब हो सकता है जब वो उस प्रथा को अपनाता है। मैंने जब तक अपनाया नहीं तब तक तो मुझे कोई हिजरा नहीं कहेगा ना। तो समाज, जो हिजरा कल्चर का समाज है, वो समाज मुझे तभी हिजरा बोलेगा जब मैं उसमें जाकर अपनी रीत अपनाऊंगी, मैं अगर उस कल्चर को फॉलो करूंगी, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करूंगी, गुरु चेला प्रथा को फॉलो करूंगी, वहाँ जाकर उनके तरह इनकम सोर्स का नजरिया अपनाऊंगी, बनाऊंगी, कमाऊंगी, खाऊंगी, जीऊंगी किसी के नाम से, तब होता है। तो वहाँ मुझे किसी का नाम लेना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग निरंकारी का नाम लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग हमारे समाज में हमारे गुरुओं का नाम लेते हैं, उसके बेसिस पे हम चलते हैं। तो ये हिजरा कल्चर का एक प्रोटोकॉल एंड सिस्टम है, ठीक है। लेकिन नथिंग टू डू विद बैगिंग, नथिंग टू डू विद ये वो ब्ला ब्ला, सब लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, वैसा नहीं है, बट ये एक कल्चर है। अब इसमें अलग अलग तरीके से है, कोई तो किसी तरीके, कोई नाच गा के कमा रहा है, कोई बच्चा पैदा होने पे जाके कमाता है, तो कोई रात को जब शादियाँ होती हैं वहाँ जाकर ब्लेसिंग्स देते हैं तो कमाते हैं। अलग अलग तरीके से उनके कमाई के सिस्टम है, वो उस तरीके से, क्योंकि पालन पोषण के लिए, पेट पालने के लिए अभी अपना कुछ तो करना है, नौकरी नहीं है, एजुकेशन नहीं, जो मैंने पहले आपको बताया, इसलिए वो करते हैं। तो इस तरीके से ये हिजरा कल्चर का सिस्टम आया। अब आया
शब्द जो है ट्रांसजेंडर। सो ट्रांसजेंडर जो वर्ड है, ये वर्ड को अगर आप हिंदी या फिर इस वर्ड को अगर कोई समझ सकता है, ट्रांस और जेंडर, तो जेंडर जो है वो तो मेरे यहाँ है ब्रेन में। जब मेरे को फीलिंग, एहसास जो होते हैं जेंडर एक्सप्रेशन के, कि मैं औरत हूँ मतलब फेमिनिन हूँ या मैस्कुलिन हूँ। मैस्कुलिन एक्सप्रेशन होता है या तो फेमिनिन एक्सप्रेशन होता है। तो जो मेरा एक्सप्रेशन है वही तो मेरा जेंडर है। तो मेरा एक्सप्रेशन आया यहाँ से, तो मेरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ से वो मेरा जेंडर एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेरा एक्सप्रेशन जो बायोलॉजिकल एनाटॉमी के हिसाब से शारीरिक तौर पे जो होना चाहिए उसके अपोजिट जब जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मेरा जेंडर क्या हो गया? ट्रांसजेंडर। अब इसमें अलग कैटेगरी है। मेल जो पैदा हुआ बायोलॉजिकल एनाटॉमी के हिसाब से, उसने अगर औरत जैसा व्यवहार करते हुए और उस फीलिंग के साथ जीने की कोशिश की तो वो ट्रांसजेंडर वुमन हुआ। और फीमेल पैदा हुआ और उसने पुरुष के जैसा कन्वर्ट होकर जिंदगी जीने की कोशिश करी तो वो ट्रांसजेंडर मैन हो गया। तो ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमन दो आइडेंटिटी इस ट्रांसजेंडर कैटेगरी में निकल के आती है। और इन दोनों के अलग अलग अपने चैलेंजेस है। ट्रांस वुमन जो आइडेंटिटी है वो बहुत विजिबल है क्योंकि वो पुरुष पैट्रियार्की जो है, सो वो पुरुषत्व जिसको बोलते हैं, सो वो उसको तोड़ रही है ना, और तोड़ के औरत बनने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा विजिबल है एक तो, है ना, मैस्कुलिन बॉडी को फेमिनिन बनाना बड़ा विजिबल होता है ना, तो वो दिखता है और औरत की खूबसूरती पे इंसान रीझता है। तो अब जब वो औरत बन रही है तो उसकी तरफ लोग रीझ रहे हैं तो विजिबल है। अब एक फीमेल मेल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको इतना जल्दी से कोई ध्यान नहीं देता है, नजरअंदाज करके लोग निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांस वुमन के जो स्ट्रगल और चैलेंजेस है वो थोड़ा ट्रांस मैन से ज़्यादा है। बट हाउएवर मेडिकल टर्म्स में जाएंगे, ठीक है, और फैमिली स्ट्रगल्स में जाएंगे तो वो समहाउ इक्वल है। तो बट सामाजिक तौर पे ट्रांस वुमन का ज़्यादा है, ट्रांस मैन का थोड़ा कम है। तो आप ये मानते हैं कि जो ट्रांस मैन है वो उसका समाज ने एक्सेप्टेंस किया है, वो एक्सेप्टेड हो गया समाज में, या वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? आप क्या कहेंगे, दोनों में अलग है या एक्सेप्ट हो चुका है वो समाज? नहीं, देखिए आइडेंटिफाई हो रहा है ट्रांसमैन कम्युनिटी दिख रही है, बट ट्रांसमैन देखिए आप एक बात बताइए कि एक लड़का अगर नेल पेंट लगा के निकला या खूबसूरत दिखा उस दिन मेकअप करने के बाद, उसके फैमिली उसको कितना अप्रिशिएट करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन एक लड़की उस दिन फुटबॉल या वॉलीबॉल खेल के आई और उसको मेडल मिला तो उसकी फैमिली उसको अप्रिशिएट करेगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उनका रैपो ऊपर कर दिया। अरे लड़की होके मर्दों के जैसे एक बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसका तो नाम हमने सुन लिया, लेकिन कहीं इस बात का जिक्र है कि कोई ऐसे आदमी की तारीफ की गई है कि बड़ा खूबसूरत औरत जैसा बन के रहा था वो? ये कहीं जिक्र नहीं है, किसी भी जगह वो बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देख लो कि महाभारत के कैरेक्टर्स में ही चले जाओ ना, शिखंडी का कैरेक्टर को बहुत विजिबल करके दिखाया है, लेकिन जो छोटे छोटे कैरेक्टर जो मेल से फीमेल कन्वर्जन हुए थे, ब्रिनला हुए, मोहिनी हुए, वो सबको बहुत छोटा छोटा करके दिखा दिया और खत्म हो गया है, बट बहुत छोटे छोटे करके खत्म हो गया। लेकिन उसको बड़ा अच्छे से तो वो क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पुरुष आइडेंटिटी को हम प्रथम मानते हैं, हमारे दिमाग में ये सेट है, हम बोलते नहीं है। एंड विच इसीलिए मैं बहुत बार एक मीटिंग में जाती हूँ, कहीं भी मिलती है तो मैं बोलती हूँ कि मुझे थर्ड जेंडर शब्द से नफरत है, क्योंकि हमारे माइंड में सेट है। फर्स्ट में मेल को देखते हैं हम, ऑब्वियसली हम बोलते नहीं हैं, सेकंड में फिर औरत ही आएगी, अगर थर्ड में फिर आप ट्रांसजेंडर्स को देख रहे हो, तो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को थर्ड कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड मत करो भाई, ठीक है। मेल है, फीमेल है, एंड देन ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं, बस दैट्स इट है मेरा। हाँ, तो मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर भी, मतलब सबकी एक साथ एग्जिस्टेंस है, ना कोई पहले है, ना कोई दूसरा है और ना कोई तीसरा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है दीपिका जी कि जब भी कभी ट्रेन में या चौराहे पर बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं,
हम उनको क्या माने कि वो ट्रांसजेंडर है या क्रॉस ड्रेस है या वो कोई बहरूपी हैं या किस तरह से उनको देखता है, समाज उनको किस दृष्टि से देखता है वो अलग है, लेकिन आप किस दृष्टि से हमें बताना चाहेंगे कि वो क्या है और उनसे उनके प्रति क्या भाव रखना चाहिए? देखिए, जब कोई भी सिग्नल पे मांग रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो ऐसा व्यक्ति है जो शायद अपने सर्वाइवल के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से जूझ रहा है, इसीलिए आपके आगे हाथ फैला है। हाथ फैलाना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी अगर है, ठीक है, और वहाँ पे वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति ही हैं, मांग रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा है कि फैमिली प्रेशर में या फिर किसी और प्रेशर में या फिर शायद उनके पास इतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है कि वो प्रॉपर ट्रांजिशन में जा पाएँ, सर्जरी करा पाएँ। इतना पैसा एक भीख मांगने पे कितना इकट्ठा हो जाएगा, आप सोचिए ना, सिग्नल पे भीख मांगने पे कितना इकट्ठा हो जाएगा, 500, 600, 700। फिर आप उसके बाद फिर आप सोचिए कि अब इस पैसे में वो कहाँ से इतना सारा सर्जरी वर्जरी का पैसा लाएगी, जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख सर्जरी में जो खर्चे होते हैं, कैसे जोड़ लेगी वो उसमें से? तो वो नहीं जोड़ पाती, इसीलिए वो उस ट्रांजिशन में पूरी प्रॉपर जाती नहीं है। तो फिर वो ऐसे देख के लगता है कि यार ये तो क्रॉस ड्रेसर है, इसने तो प्रॉपर वो सब किया नहीं है ना, जैसे एक आप जो बोल रहे हैं क्रॉस ड्रेसर, तो वो समटाइम ऐसा फील होता है। बट मोस्टली वो लोग ट्रांसजेंडर समाज का हिस्सा होते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास जॉब ऑप्शन नहीं है तो वो लोग ऐसे काम करते हैं। बट आई हैव मेट लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर जो सिग्नल पे मांगते हैं, पर जब उनसे बात की है तो वो सब भी वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो सब भी चाहते हैं कि वो लोग खूबसूरत दिखे, बट पैसा नहीं है ना इतना। तो जैसे अभी जस्ट रिसेंटली आज भी एक मीटिंग और चर्चा में एक वार्तालाप हुई कि मिनिस्ट्री का एक MOU शायद साइन होने वाला है, और जो एक मैं ट्रेनिंग में आप लोग को बता रही थी कि एक MOU साइन होगा तो उसमें एक इंश्योरेंस आएगा, तो शायद अगले महीने या तो उसके अगले आयुष्मान भारत प्लस कार्ड आएगा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, तो उसको टीजीज को मिलेगा, तो उसमें फिर वो ये सब करवा पाएंगे। तो शायद उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 4-5 साल बाद चेंजेस अच्छे दिखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है, और मैं शायद ये कह नहीं सकती हूँ हर किसी के लिए, बट हो सकता है कि इसमें से कोई एक तो होंगे जो क्रॉस ड्रेसर रहेंगे, जो कुछ सम टाइम फॉर अ टाइम बीइंग वो लोग ऐसा करके लाइफ जीते हैं, बट वो शायद 1-2% रहेंगे, बट उस 1-2% की वजह से बाकी 98% के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए। अब उस 1-2% को आइडेंटिफाई करना फॉर कम्युनिटी इटसेल्फ इज अ चैलेंज। मतलब हम खुद ही नहीं ढूंढ सकते हैं कैसे कौन आया, किसी ने ऐसा लाइफ को 4 दिन 10 दिन जिया और वो गायब, अपने हाथ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल बात है, और ये हमारे लिए भी चैलेंज है, हम टेलिंग यू, क्योंकि हमारे ऊपर भी पुलिस वाले ऐसे आँख गड़ा कर देखते हैं, क्योंकि ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्राइम भी कर दिए है ना, आपको पता अगर चलेगा तो, अगर हिस्ट्री में जाएंगे दिल्ली में या अदर सिटीज़ में बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके, लड़के बहुत बॉयज़ होते हैं, वो लोग ऐसा करके और क्राइम करके भाग जाते हैं। एंड साउदर्न इंडिया वगैरह में बहुत सारे एपिसोड किए। दीपिका जी, अभी जो ट्रांसजेंडर या किन्नर या हिजड़ा जो समुदाय है, हालांकि आपने जैसा बताया है ये सब चीज़ें अलग अलग, अब ये भी हम भी स्वीकार करते हैं कि अलग अलग, लेकिन अभी जो उनका सस्टेनेबल मॉडल है वो अभी भी घर में जाकर बच्चों के पैदा होने पर बधाई मांगना, या शादी ब्याह में या किसी खुशी के अवसर पर, अब तो घर बनता है तब भी जाना प्रारंभ करते हैं। क्या आप इसको सस्टेनेबल मॉडल मानते हैं, या अब इससे बदलना चाहिए, या इसको छोड़कर कुछ दूसरा कार्य करना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो फैक्ट है, आज या कल या परसों आना तो सबको मेन स्ट्रीम में है, और सब चाहते हैं कि आम तरीके से ज़िंदगी जिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उस तरीके की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, लेकिन मुद्दा ये है कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। मैं खाना तो चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सपोज एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मैं चाहती हूँ किसी जैसे दूसरे देश में मैं घूमने गई, मैं चाहती हूँ कि मुझे हमारा इंडियन फूड मिल जाए, वेजिटेरियन इंडियन फूड, बट क्या वो ऑप्शन है मेरे पास खाने को? उधर तो है ही नहीं, तो मैं खाऊँ कैसे? तो मुझे वापस अपनी कंट्री में आना पड़ता है टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने इंडियन फूड तसल्ली बख्श खाया है। तो वैसे ही उस ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्ति को उतना कंफर्ट जोन उस समाज में, कॉरपोरेट्स में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह है
और क्या उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हो जाएंगे तो फिर वो आराम से उसमें बैठ के मेन स्ट्रीम के बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे, पर ये हो नहीं रहे हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो वो अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए लोग जाते भी हैं ना निकल के, तो जैसे 2% 5% निकल के जाते हैं वहाँ पर, उसमें से 5% गए तो उसमें से 2% फिर से वापस आ जाते हैं। मुझे नहीं मैं गई थी वहाँ पर, बड़ा बुरा हाल है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं वापस इंडिया आ गई कि नहीं मैं ऐसा हुआ नहीं, मुझे बाहर जाने का मौका मिला, सिर्फ 6 दिन के लिए गई। बट अगर कोई परमानेंटली अगर जाए और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वापस आएगा ना इंडिया, भैया मुझे अपने देश जैसा खाना पीना पहनना बोलना वो सब नहीं मिल रहा है, तो मैं वापस आएगा। तो ये प्रॉब्लम कम्युनिटी में भी होती है, तो ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज है, और स्वास्थ्य एक बड़ी चैलेंज है। स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा है। जैसा आपने बताया कि एक जितनी जो हार्मोन की आवश्यकता है या उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, एक जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जेंडर जो है 72 करेगा और सेक्सुअलिटी जो है 55 करेगा। क्या? क्योंकि अभी तक तो इस फैक्ट से हम लोग अनभिज्ञ थे लगभग। क्या ये भारत में सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? सभी चीज़ें, ये ग्लोबली एक तरीके की बात थी जो मैंने आपको बताई थी। और इसमें जो मैं बोल रही थी वो ऐसा था कि जो इंटरसेक्स है उसके अंदर 40 टाइप्स का वेरिएशंस देखा जाता है, क्रोमोसोम से लेके हार्मोनल डिसबैलेंस से लेके और जेनेटल ऑर्गन्स को देखते हैं। तो वो एक पार्ट था। फिर जो मैं बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि 68 टाइप्स ऑफ जेंडर एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो वो 68 टाइप्स ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो 68 टाइप्स ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड है, और उसमें से कुछ इंडिया में है, कुछ नहीं है। फिर मैं बोल रही थी कि सेक्सुअल रुझान या ओरिएंटेशन के जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें मतलब मेरे को जो एक स्टडी थी उसमें 74-72 जो भी लिखा है उस टाइप का है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। बट शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। बट और ये भी वही है कि ये अगेन यूएन लेवल का डेटा है, तो अगेन वर्ल्ड वाइड वो लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब बहुत वाइड चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा है, उतना छोटा नहीं है कि हम इसमें सोच ना पाएँ। इसमें सोचने के लिए बहुत कुछ है और करने के लिए भी बहुत कुछ है। बट इशू ये है कि हम शुरुआत करें, हम बात करें इस टॉपिक पे, हम अपने घरों में ही बात नहीं करते हैं। हम कभी अपने बच्चों को ओरिएंट नहीं करते हैं, हम समाज में कभी अपने बच्चों को ये बताते ही नहीं हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है इनके चैलेंजेस क्या है, इनके इश्यूज़ क्या हैं, इनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है। क्यों? क्योंकि हम ये समझते नहीं हैं और हम समझना चाहते भी नहीं, इसलिए हम बच्चों को डिलीवर नहीं करते हैं वो। और अगर आज नहीं करेंगे तो कल समाज ऐसा ही रहेगा जैसा आज है, तो फिर से वो आपके सामने हाथ फैलाते हुए ही दिखेंगे आगे 20 साल बाद भी। अगर आज बदलाव लाएंगे तो शायद 20 साल बाद तो नहीं होगा। एक अंतिम सवाल है, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की जो बात कर रहे हैं, लाइफ प्रोटेक्शन, इसके एग्जिस्टेंस के बाद में जीवन में कितना बदलाव? सो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एक्ट 2019 के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग। जैसे आज हम बैठ के यहाँ बात कर पा रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल इंटरवेंशन की बात शुरू हुई है इंडिया में। हमारे यहाँ पर आईडी कार्ड जिसमें आप अपने आप को ट्रांस आइडेंटिटी बोल के डिक्लेयर कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ विद अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो एक्चुअली में रियल प्रैक्टिस में शुरू हो चुका है। हमारे पास उसकी वजह से, उसकी बदौलत शेल्टर होम शुरू हुए हैं इंडिया में, जो 12 शेल्टर होम अभी एक्टिवली फंक्शनल है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ ही साथ स्कूल, कॉलेजेस और उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स, उन सब लोगों ने आज पीजी इश्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सेशन शुरू कर दिए हैं, डिस्कशन शुरू कर दिए हैं, कम्युनिटी को वहाँ बुलाना शुरू कर दिया है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। मैं अभी रिसेंट देख रही हूँ, कल का ही कोई इंस्टाग्राम था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, याद आ गया। गोरखपुर में कोई कॉलेज है, उस कॉलेज के जस्ट सामने ही कोई एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने सेपरेट टॉयलेट फॉर ट्रांसजेंडर बनाया है। वाई? बिकॉज इट वॉज मेंशन इन दी एक्ट, ऑल्सो रूल में लिखा है और नालसा जजमेंट 2014 में भी ये लिखा जाएगा। तो उसके बिहाफ पे ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत
फ्रूटफुल आउटकम लेके आ रहा है फॉर कम्युनिटी एंड वी आर होपिंग कि सब कुछ जितना लिखा है वो सब हो जाएगा तो फिर काफ़ी अच्छा बनेगा। एक दौर आया था दिल्ली के अंदर जब ऐसे समूह बढ़ने लगे थे और वारदातें बढ़ने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये भ्रांति हुई कि किसी भी बालक में या बालिका में किसी भी तरह के हार्मोनिकल डिसऑर्डर है तो इन्होंने उनको कैच करना शुरू कर दिया या वे लोग गलत रास्ते पे चले गए। तो ये ऐसा ना हो समाज के अंदर, या ऐसे बालिकाओं के मध्य या बालकों में ऐसा कुछ है तो वो किस राह की ओर जाए, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो एक राह मिलेगी। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ऐसा होता नहीं है कि कोई भी किसी को कहीं ले जाता है या ले जा सकता है जनरली, ठीक है। बट क्योंकि जैसे मैं एक बात कह रही थी कि इंटरसेक्स एक वो आइडेंटिटी है जिसमें 40 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन देख के ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति कौन है क्या है, ठीक? तो उसको भी ये लोग छू के नहीं ले जाते हैं बिना परमिशन के, तो किसी और को क्या ही लेके जाएंगे। बट एक कहानी है, एक बात है कि अगर 13, 14, 15 साल की बात उम्र में एक व्यक्ति को अपना जेंडर आइडेंटिटी का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है और उस वक्त उसकी काउंसलिंग अगर शुरू हो जाए, तो मैं स्टेप्स में आ रही हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस वक्त ही मुझे पता चलता है। अब जब मुझे पता चला पहली बार, मेरे काउंसलिंग का प्रावधान और प्रोविज़न कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे स्कूल के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर, और मेरी काउंसलिंग के साथ मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का काउंसलिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा सबसे पहला इनेबलिंग इन्वायरमेंट, मेरा जो सबसे पहला कंफर्ट जोन है वो मेरी फैमिली है। तो पहले मेरा काउंसलिंग होकर मेरे फैमिली का काउंसलिंग हो, मेरा एक स्टेप बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे घर में कंफर्ट जोन मिल गया, अब मुझे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत है नहीं है। अब मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, अब मुझे कोई समझे, क्योंकि फिर होता क्या है कि मुझे ट्रांस कम्युनिटी ही समझती है तो मैं तो वहीं जाऊँगी, तो उससे फिर बच्चा बाहर आएगा। अब वो उधर भागेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी फैमिली भी उसको समझ रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ हो सकती है, अब इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एट द एज ऑफ 18, 19 हमको करना है और ये समझना है कि अब ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर खुद को मान रहा है, समझ रहा है, तो चलो डॉक्टर ने क्या देखा, डॉक्टर के असेसमेंट के बाद अगर वो है तब उसको मेडिकल इंटरवेंशन की, अगर उसको खुद को फील है, ज़रूरत है, लग रहा है, तब हम उसमें जाना है कि मेडिसिन खानी है तो हम उसको मेडिसिन दें। उसमें भी ये पूछना है सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है बच्चे को तो नहीं करानी है, कोई बात नहीं, हम मेडिसिन देंगे खाली। और उसके बाद अगर बच्चे ने कहा 3 साल बाद कि मुझे अब सर्जरी करनी, जब एट द एज ऑफ 22, तो हम तब करा देंगे, क्या हो गया। बट हमें उसके हिसाब से चलना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये राइट ट्रैक पे लेके आना है। तो अपने आप की जो मेरी फैमिली ने मुझे कंफर्ट जोन दे दिया, तो फिर मैं क्यों जाऊँगी बाहर बैगिंग करने के लिए। और मुझे कंफर्ट जोन मिल गया स्कूल और यहाँ पर फैमिली में, तो एक तो फैमिली क्राइसिस नहीं है, स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे तो कहीं कोई दिक्कत आई नहीं ना, आप समझिए कहाँ दिक्कत आई फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर एज नॉर्मल एज माई अदर सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर्स के इस तरीके से मैं भी पढ़ाई करूँगी और सक्सेसफुल मैं चल जाऊँगी आगे। मैं भी IAS ऑफिसर बन सकती हूँ, मैं भी टीचर बन सकती हूँ, पुलिस बन सकती हूँ, सेम। अंतिम सवाल आपके लेता हूँ कि भारत के अंदर इस पूरे समुदाय को एक देव रूप में, उपदेव के रूप में आप कितना इस विषय से या इस विचार से कितना बता सकते हैं? देखिए ये मतलब मेरे लिए ये हंसी की बात भी है, इसलिए मेरी हंसी छूट गई, और मेरे लिए ये बहुत सैड भी है, ठीक है। एक साइड में हंसी इस बात की है कि कौन सा देव भैया, कौन से भगवान मान रहे हो आप, और फिर दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि और दुख इस बात का है कि आप अगर भगवान मान रहे हो तो फिर ऐसी क्या हालत है भाई कि मतलब आप उनको अपने घर नहीं बुला सकते, या जिस घर में जन्म हो गया उस व्यक्ति का उसे आप अपने घर में नहीं रख सकते, उसे अपने साथ पढ़ने नहीं दे सकते, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हो, उसको पकड़ के पीटते हो, उसके कपड़े फाड़ देते हो, उसे जीने नहीं देते हो, हॉस्पिटल में जब वो सर्विस लेने आते हैं तो उसका मजाक बनाते हो। ये सब होता है भगवान के साथ? ये सब होता है क्या भगवान के साथ?
तो फिर ये कौन सा भगवान है? आपने कैसे कह दिया, मतलब समाज ने कैसे कह दिया कि आप भगवान का दर्जा दे रहे हो, या उप भगवान, या दूसरा भगवान, या भगवान का एक और नीचे वाली स्टेप में उनको काउंट कैसे काउंट कर रहे हो? ये कहाँ है? ये कौन सा इंसाफ है? आपने शब्द तो इतना अच्छा दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस बात को या इस थ्योरी को या इस विचार को समाज में जो था उसको उसमें मिलावट हुई है? आपको नहीं लगता है कि किसी कालखंड में मिलावट हुई है, या जो प्योरिटी थी इस विचार की उसमें मिलावट हुई है, चाहे वो अंग्रेजों की बात हो चाहे वो मुगल काल की बात हो? नहीं, देखिए वो रिस्पेक्ट और वो सब चीज़ें वो एक ज़माने में सच में हुआ करती थी, तब थी। मैं उसी की अब बात आप उस नाम को इस्तेमाल कर ले रहे हो, लेकिन वक्त बदल गया, आपने हालात बदल दिए, कम्युनिटी की सिचुएशन बदल दी, उनको बद से बदतर हालत में लाके खड़ा कर दिया, और आप अभी भी कह तो देते हो कि भगवान है, दुआ ये वो फलां ढिमका सब कह देते हो, लेकिन उनकी इतनी बुरी हालत क्यों है कि आप उनको शादी का कार्ड देके अपनी बहन की शादी में बुला नहीं सकते, आप अपने भाई की शादी में बुला नहीं सकते, आप अपने बच्चे के रिसेप्शन में खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते? ऐसा क्यों है भाई? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आपके घर में पैदा हो गया तो आप बोलो कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम आज तक मेरे लिए भाई थे, कल से तुम मेरे लिए बहन हो? नहीं, ऐसा ऐसा समाज में सभी जगह नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने जीवन का बताऊँ। मैं अपने दादाजी के साथ जा रहा था, मेरी उम्र 10-12 साल की थी, और सामने से एक अर्थी आई, और जब मैं उसी के साथ उन्हीं के साथ मैं उनके साथ जा रहा था, सामने से जो है एक किन्नर समुदाय के कुछ एक टोली आई, और सबके सब उसको देख कर रुक गए, और रुकने के बाद में वो सारी टोली जो है साथ हो गई। तो ये माना गया कि बाद में जब शमशान घाट में गए उनको लेकर, ये माना गया कि क्योंकि इसमें किन्नर आ गए थे तो इसका जो है मोक्ष प्राप्ति हो रही है, इस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो रही है। ये भाव आज भी है, लेकिन इस भाव में कहीं ना कहीं मिलावट है। आप नहीं स्वीकार करेंगे कि मिलावट बड़ी खतरनाक है, और उसी भाव को दोबारा स्थापित किए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैंने वही कहा ना कि लोगों ने तो मान लिया कि किन्नर उसमें शामिल हुए तो मोक्ष प्राप्ति होगी, उसके लिए तो आपने मान लिया, ठीक है, लेकिन आपके घर में जब बहू आई थी, ठीक है, आपके घर जब बहू आई थी तो आपके घर वो जब मांगने आए 21,000 11,000 जब मांग रहे थे, वो भी आपने किया ही होगा, दे भी दिया। तो आप अक्सर ये मैंने देखा है कि आपके घर से एक कार्ड क्यों नहीं गया कि आप शादी में आ जाना? ये क्यों नहीं गया? इसमें क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो ना मेरी बात? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा हाउस इनॉग्रेशन है, मेरा शॉप का इनॉग्रेशन है, मेरी मिठाई की दुकान को भी आप आ जाए? क्या किस प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने जिस घर में जन्म लिया उसके पड़ोस के बगल वाले घर वाले ने क्यों नहीं कहा कि अरे वाह तुम ऐसे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम तो अच्छी बात है। अगर देव देवी ही मानते हो तो तुम फिर उसको अप्रिशिएट करके बोलो अरे हमारे तो भाग्य खुल गए कि तुम ऐसे हो करके। लेकिन तुम क्या करो, उल्टा क्या, उसको टीज करेंगे, परेशान करेंगे, उनके माँ बाप को ताने कसेंगे, हाय तुम्हारा बच्चा तो ऐसा हो गया, हाय तुम्हारा बच्चा। तो अब कहाँ है वो देवी देवता? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हाय तुम्हारे घर में तो कृष्ण जी पैदा हो गए, हाय तुम्हारा तो वंश खराब हो गया, हाय तुम्हारा तो परिवार खराब हो गया। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, वो तो पूजनीय है ना। तो अब जब उनके साथ ऐसा नहीं कहते हो, अरे मैं कहती हूँ किसी ऋषि मुनि के साथ नहीं आप ऐसा कह सकते हो, तो अब अगर आप इनको उस दर्जे में लेके आ रहे हो तो फिर आप इनको इतना सारा ताना क्यों सुनना पड़ता है? उनके माँ बाप को इतना ताना क्यों सुनना पड़ता है? उनके परिवार को इतने ताने क्यों सुनने पड़ते हैं? बताइए। तो फिर वो है नहीं, ये है नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। और इसको कहीं सेट कर दिया गया और उनको उठाकर फेंक दिया गया एक किनारे में कि इनको हटाओ। तो ये थे हमारे साथ में दीपिका जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से इस विषय की जानकारी दी, और जो भ्रांतियाँ हम सबके मन में रहती हैं उसमें एक जो विषय है वो जो भी जरूर हम सबको समझना पड़ेगा कि हम सबको इस विषय पर सेंसिटाइज होना है, इस विषय पर संवाद करना, तब जाकर कहीं ना कहीं ये विवाद दूर हो सकता है।